एक और बड़ी खबर की बात करते हैं 24 किरण में। बात करते हैं सबसे बड़े सस्पेंस यानी कि मुस्लिम वोटर्स की। पहले चरण में कैराना में कम वोटिंग ने सियासी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। सबसे बड़ी चिंता दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही हो रही है। मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेलकर इस तबके के वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया। सवाल यह है कि दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर किधर है, क्योंकि सेकेंड फेज की तमाम सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले फेज में कम वोटिंग के मायने क्या हैं और दूसरे फेज में मुस्लिम वोटर्स का रुख क्या है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दूसरे चरण का रण तेज हो गया है। मुद्दों पर मंथन कम, जातियों पर गणित ज्यादा सेट किया जा रहा है। हो भी क्यों ना, कुछ इसी रणनीति के तहत दूसरे फेज का हर टिकट बांटा गया, जिसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से परहेज दिखाया गया। मेरठ में आजादी के बाद पहली बार किसी प्रमुख दल ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है, जबकि मेरठ में करीब 5,64,000 मुस्लिम वोटर हैं। कुछ इसी तरह बागपत सीट पर भी मुस्लिम मतदाताओं का बोलबाला होने के बावजूद मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से बड़े दलों ने परहेज किया। जहाँ पर दो मुस्लिम प्रत्याशी होते हैं तो वहाँ तो ये बात बड़ी स्वाभाविक सी हो जाती है और कई बार पार्टी से अपनी प्रतिबद्धता होती है, लेकिन उसकी संख्या कम होती है। बहुतायत में जो मुस्लिम जा रहा है वो सपा और गठबंधन के पास जा रहा है। सामान्यतः ये होता था, जो एक धारणा थी कि अगर अधिक मतदान हो रहा है तो वो परिवर्तन के लिए हो रहा है और सरकार को बदलने के लिए हो रहा है, कम मतदान हो रहा है तो फिर ये माना जाता था कि सत्ता के पक्ष में है और उदासीन है मतदाता। पर इस बार चौंकाने वाली बात ये रही कि जो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर तो मुस्लिमों ने बहुत उत्साह से मतदान किया, रामपुर में भी उत्साह से मतदान किया, पर कैराना में उनका मतदान कम रहा। दूसरे चरण में मेरठ, बागपत समेत अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में मतदान होना है। ये सभी सीटें मुस्लिम मतदाता बाहुल्य है और वेस्ट यूपी की इन्हीं सीटों से पूरे प्रदेश में सियासी हवा भापी जाती है। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट और वोटर इन सेकेंड फेज में क्या खेल करने वाले हैं, ये अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा। दूसरी ओर मुस्लिम जो मतदाता है वो बड़े असमंजस में है कि वो क्या करे क्या ना करे। अंत में उसे हमने देखा कि सपा का विकल्प था, लेकिन नगर निकाय चुनाव में उसने सपा से दूरी बनाने की कोशिश की। बसपा पे उसका भरोसा कायम नहीं हो पा रहा। जिस बसपा को उसने 2007 में बहुमत से जिता दिया था उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। पिछले चुनावों में भी हमने देखा कि सपा को एन ब्लॉक 2022 के चुनाव में वोट मिले, लेकिन उन्हें सपा से भी कहीं ना कहीं निराशा रही, चाहे वो आजिम का प्रकरण रहा या शर्जील इस्लाम का रहा और विधायकों का भी रहा। तो अखिलेश से उनका भरोसा टूटा। लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस से गठबंधन हो गया है तो ज़्यादातर मुसलमानों का जो पहली पसंद है वो सपा कांग्रेस का गठबंधन दिखाई देता है। ओवैसी से लेकर मायावती तक इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर डोरे डाल रही हैं। 2 दिन पहले ही मायावती ने अमरोहा में खुलेआम मुस्लिम समाज को लेकर जो कुछ कहा उसके मायने समझे जा सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या सपा कांग्रेस गठबंधन से जो मुस्लिम मतदाता एक तरफ का मूड बना रहे थे उन्हें निकाय चुनाव की तरह कंफ्यूज करने की तैयारी चल रही है? अगर हाँ, तो मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा किसे सबसे बड़ा फायदा पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए मुस्लिम वोटर्स के गुणा गणित को भी समझ लेते हैं, यानी कितनी सीटों पर ये अहम भूमिका निभाते हैं वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 80 में से 6 सीटें ऐसी हैं, 80 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी आबादी 40 से 50% के आसपास है। मुस्लिम वोटर्स 40 से 50% के आसपास हैं। इसी तरीके से 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 12 सीटें हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में है। 18 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो 20 से 30% के आसपास है और 80 में से 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी संख्या 20% के आसपास है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा हुआ मुस्लिम वोटर क्या मायावती की अपील के बाद या फिर ओवैसी की एंट्री के बाद अपनी राह अलग पकड़ लेगा? क्या वो इंडिया ब्लॉक को झटका देगा? ये यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए अब 24 की 64